फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अनवी राजू के साथ जब वहां पहुंची तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। कुछ गुंडे अभय को मार रहे थे। एक हट्टा कट्टा बंदा अभय की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने एक हाथ की उंगलियों को मुट्ठी बनाकर कसकर भींचकर पंच बना लिया और उसकी दिशा अभय के सिर की तरफ थी। जिस तरह से उसने पंच बनाया, उसका इरादा अभय के सिर पर वार करके उसे खत्म करने का था। वो आदमी पंच मारता उससे पहले ही अनबी हवा की तेजी से उस गुंडे के पास आई और जोर से उसके जबड़े पर उसने पंच मार दिया। अवनी ने पंच इतनी जोर से मारा कि उस गुंडे के सामने के दांत टूटकर मुंह से बाहर निकल आए। उसके मुंह से खून बहने लगा। राजू अभय के पास आकर बैठ गया और रोने लगा। भाभी, ये लाला जबरदस्ती हमारे गैराज पर अपना हक जमाता है, जबकि वो गैराज भैया ने खुद बनाया है। भैया से बहुत बार पिटा है। लाला का एक गुंडा राजू पर हाथ उठाने लगा तो अनबी ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। गैराज अभय का है और अभय का ही रहेगा। अनबी जलती निगाहों से उसे देखकर कहने लगी, तू हमें रोकेगी, माचिस की तीली जैसी लड़की? कहकर गुंडे अनबी का मजाक उड़ाने लगे। ओए, माचिस की तीली में बारूद लगा होता है, चिंगारी दिखाएगा तो जल जाएगा। अनबी का आज अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। राजू तो खुश हो गया अनबी का ये रूप देखकर। तभी वहां आंटी पहुंच गई। अभय को खून से लथपथ देखकर वो डर गई। आंटी, देखिए ना अभय को क्या हो गया है, अनबी रोते हुए कहने लगी। तू हमें जलाएगी? एक गुंडा हंसने लगा तो अनबी उठी और एक लात उसके मुंह पर जमा दी। वो गुंडा वहीं चित हो गया। आंटी कभी हैरानी से अनबी को देखती तो कभी जमीन पर धूल चाट रहे गुंडों को देखती। सभी हैरानी से नाजुक सी अनबी की तरफ देखने लगे जो इस वक्त गुस्से में थी। वहाँ भीड़ जमा होने लगी, पर लाला के डर से कोई भी अनबी की मदद करने के लिए अनबी के पास नहीं आया। सब देर से ही तमाशा देखने लगे। अनबी गुस्से से चीखी, अगर किसी ने भी अभय को हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनबी अभय के पास अपने घुटनों के बल बैठ गई। अभय बेहोश था, उसके माथे होठों से खून बह रहा था। अनबी ने रोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। खुद को बहुत ताकतवर समझती है, आज तेरा वो हाल करेंगे कि तू कभी किसी मर्द पर हाथ नहीं उठा पाएगी। गुंडे बेहाई और गुस्से से कहने लगे। राजू चीखते हुए, लाला, भैया की हालत का फ़ायदा उठा रहा है तू। भैया ठीक होते तो तू उनके पैरों में बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा होता उनसे। अभी भाभी से पिटकर मानोगे तुम सब। तभी एक गुंडे ने राजू को थप्पड़ चढ़ दिया और वो नीचे गिर गया। उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके सिर से खून बहने लगा। आंटी और अनबी चीखी। अनबी को देखकर गुंडे, अब तुझे हमसे कौन बचाएगा, कहकर सभी गुंडे हंसने लगे। अनबी राजू के सिर से बहती हुई खून को देखकर आग बबूला हो गई। उसने अभय का सिर आंटी की गोद में रख दिया। वो गुंडे अनबी की तरफ आने लगे तो अनबी एकदम पीछे उनकी ओर पलटी और एक बॉक्सर की तरह उन सब पर पंच बरसाने लगी। अनबी ने सभी गुंडों को कुछ ही सेकंड्स में धूल चटा दी। लाला, दूर रहना गैराज से, वो गैराज अभय की अमानत है। औरत कमज़ोर नहीं होती है, याद रखना। लाला अपने मुंह से निकलते हुए खून को साफ करते हुए उसे देखकर उसे पूछने लगा, तू लगती क्या है इसकी, जो तू इसके लिए हमेशा भीड़ रही है? अनबी लाला की तरफ लाल आंखों से, बीबी हूँ अभय की, समझे? अब निकलो यहाँ से, वरना अपने पैरों पर यहाँ से वापस नहीं जाओगे। आंटी अनबी का ये रूप देखकर हतप्रभ थी। अनबी आंटी की तरफ घूमकर, आंटी, अभय को लेकर चलना है यहाँ से। हमसे दुश्मनी लेकर तूने अच्छा नहीं किया लड़की, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लाला चेतावनी देते हुए कहने लगा। लाला, अभी तो ट्रेलर दिखाया है तुझे, अगर तूने दोबारा कभी अभय के तरफ आंख उठाकर भी देखा तुझे पूरी फिल्म दिखाऊंगी, कहकर वो टेढ़ा सा मुस्कुरा दी। अनबी की मुस्कुराहट खतरनाक थी। उसने अभय को एक कंधे से पकड़कर उठाया और दूसरी तरफ से आंटी ने अभय को पकड़ लिया। आंटी अनबी का लाल चेहरा देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि ये अनबी असली है या वो अनबी असली है जो हर बात पर आंसू बहाने लगती थी। अनबी और आंटी अभय और राजू को घर ले आए थे। डॉक्टर को बुलाकर दोनों का इलाज करवाया। डॉक्टर अनबी से, अनबी, अभय का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर इनके सिर पर दोबारा चोट लगी तो इनकी जान भी जा सकती है, इसलिए केयरफुल रहना आगे से। अब मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें।
डॉक्टर ये सब कहकर वहाँ से चले गए। अनवी हैरान हो गई। आंटी उसके पास आ गई। वो अनवी को देखने लगी। अनवी, कौन हो तुम? आंटी की बात सुनकर अनवी चौंक गई। उनकी ओर देखने लगी। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती? अभी कुछ देर पहले मैंने जिस अनवी को देखा और अभी जिसे देख रही हूँ वो दोनों अलग हैं। एक निडर है और एक डरपोक। तुम दोनों में से कौन सी हो? आंटी, अगर मैं उन गुंडों के सामने खुद को लाचार अबला नारी बनकर दिखाती तो वो लोग हम पर हावी हो जाते। जब तक अभय ठीक नहीं हो जाते हमें कमजोर नहीं पड़ना है। अभी तो एक मुसीबत सामने आकर खड़ी हुई है, हो सकता है कल कोई नया मुसीबत आकर हमारे सामने खड़ी हो जाए। जब तक अभय पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक इनका ध्यान रखना होगा। अनबी ने आंटी की कही बात का जवाब घुमा फिरा कर दिया, जिसे आंटी समझ गई, पर वो चुप रही। अनबी, वो गुंडा मवाली है, वो चुप नहीं बैठेगा, वो अब तुम्हें परेशान करेगा। जानती हूँ, पर मैं हार मानकर नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे उनका सामना करना पड़ा तो निडर होकर करूंगी। अभय की मेहनत पर पानी फिरने नहीं दूंगी। अनबी अभय को देखते हुए उसके पास बेड पर आकर बैठ गई। उसके गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया। आई लव यू अभय, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, कहकर उसके सीने पर अपना सिर रखकर बेड पर अभय के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लाला आईने में अपना चेहरा देख रहा था। उसके सामने के 4 दांत अनबी ने तोड़ दिए थे उसके मुंह पर पंच मारकर। उसने गुस्से से आईने को तोड़ दिया। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें लड़की। लाला के आदमी लाला का हाल देखकर डर रहे थे। सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। हमसे कहा गया था लड़की बेचारी है, पर वो तो झांसी की रानी निकली। उसने हमारे बॉस के दांत तोड़ दिए, वो भी सामने के। हमारे बॉस का यह हाल किया उस लड़की ने। सोचो, हम उसके सामने जाएंगे तो वो हमारा क्या हाल करेगी। सभी आदमी अनवी से डर रहे थे। राजू अब ठीक हो गया था और अभय के माथे पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। अभय अनवी के सीने पर अपना सिर रखकर छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। अनवी अभय की पीठ पर अपना हाथ फिरा रही थी। अभय नींद में ही कुनमुना रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोल दी और अनवी की तरफ देखने लगा। मुझे भूख लगी है। अनवी उसके माथे को चूमते हुए, चलिए उठकर पहले ब्रश करिए। नहीं, पहले खाना दो ना। अनवी अभय के सामने हार मानकर, ठीक है आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अनवी फिर अभय के लिए खाना लेने चली जाती है। कुछ देर बाद अनवी खाना लेकर वापस आती है। उसे खाना खिलाने लग जाती है। अभय खाना खाते खाते अनवी को देखकर मुस्कुरा देता है। कुछ वक्त बीतने के बाद अनवी अभय का हाथ पकड़कर आंटी के पास आ गई। तभी वहाँ 5-6 गाड़ियाँ पहुँच गईं। अनबी अभी संभली भी नहीं थी कि वहां पर तेज रफ्तार से 6-7 गाड़ियां धूल उड़ाते हुए पहुंच गईं। अनबी और बाकी सभी लोग उन गाड़ियों की ओर देखने लगे। अभय की हालत इस वक्त ऐसी थी कि अगर दोबारा उसके सिर पर चोट लगती तो उसकी जान जाने में देरी नहीं लगती। अनबी किसी कीमत पर अभय को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही थी। सभी गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुल गए। उनमें से हट्टे कट्टे बंदे बाहर निकल कर आ गए। अनबी की गुस्से से भवें आपस में मिल गईं। गाड़ी में से निकलकर सभी बंदे एक जगह खड़े हो गए। तकरीबन 30 आदमी थे, जिनके चेहरे भयंकर से थे। आंटी, राजू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक आदमी ने अपने एक आदमी को अभय को लाने के लिए कहा। वो आदमी दनदनाते हुए अभय के पास आने लगा तो अनबी के गुस्से का लेवल हाई होने लगा। उसने अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड किया। जैसे ही वो बंदा अभय के पास आया और उसका हाथ पकड़ने लगा, अनवी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और वो अभय के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी गुस्से से लाल आंखों से आग बरस रही थी। हिम्मत कैसी हुई तेरी इन्हें हाथ लगाने की? मना किया था ना कि इस एरिया के आसपास भी फटकने से। अनवी ने उसकी कलाई मरोड़ दी और वो जोर से चीखा, ए लड़की, हट सामने से। उन बंदों में से एक बंदा चीखा, तमीज से बात कर, वरना तेरी जीभ तेरे हलक से खींचकर तेरे तेरे गले में लपेट दूंगी। अनबी शेरनी की तरह गर्जी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने बल्लू का हाथ पकड़ा? कहकर अपना दूसरा हाथ अनबी को थप्पड़ मारने के लिए उसके गाल के पास लेकर आ गया तो अनबी ने उसका वो भी हाथ पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से मरोड़ दिया। वो दर्द से चीख पड़ा, छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ती, क्या कर लेगा बे? ए लड़की, हमसे मत उलझ। मुझसे उलझने वालों को अनबी कभी सुलझने का मौका नहीं देती। तुम सब जिस तरह से यहाँ आए थे वैसे ही लौट जाओ, वरना तुम सबको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ज्यादा हवा में मत उड़, बंदा गुस्से से बोला। हवा में उड़ने वाले जमीन पर औंधे मुंह गिरते हैं और मैं जमीन पर चलने वाली हूँ, इसलिए मुझसे बैर रखेगा तो तू मरेगा। तू है कौन? और ये तेवर?
कहीं की कलेक्टर है क्या? मैं कौन हूँ तुझे जानने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो कर। धनंजय अपनी पलटन लेकर निकल यहाँ से, वरना तुम सबकी अर्थी यहीं पर सजा दूंगी। अनबी के गुस्से का लेवल हाई होता जा रहा था। वो आदमी धनंजय अनबी की तरफ हैरानी से देखने लगा। तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? तेरी पूरी जन्म कुंडली जानती हूँ। मैंने कहा ना निकल यहाँ से। हमें ऑर्डर हुआ है उस लड़के को यहाँ से ले जाने का, हम उसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अब है तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कौन रोकेगा? तू? धनंजय हंसते हुए कहने लगा। अनबी टेढ़ा सा मुस्कुराकर, हाँ मैं रोकूंगी। धनंजय हंसते हुए, सुना सबने, ये लड़की हमें रोकेगी। सब बंदे हंसने लगे तो वो टेढ़ा सा मुस्कुरा दी। क्यों, यकीन नहीं आ रहा है तो आजमा ले। ले आ लेकर इन्हें यहाँ से। धनंजय अभय के पास जैसे ही पहुंचा, अनबी ने अपनी लात घुमाकर उसके मुंह पर मार दी। उसके जबड़े हिला दिए अनबी की जोरदार लात ने। धनंजय बुरी तरह से हड़बड़ा गया। सभी बंदे अनबी की तरफ बढ़ने लगे तो अनबी ने उन हट्टे कट्टे बंदों को धूल चटा दी। धनंजय को उसकी गर्दन से पकड़कर उसे जमीन पर उठा दिया। धनंजय अनबी राठौर नाम है मेरा, और मेरा ये नाम कभी मत भूलना। जिसने भी तुझे यहाँ भेजा है उसे मैसेज देना मेरा। अभय अनबी की जान है और उसका पति है। अनबी के रहते हुए कोई भी उसके पति की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। मेरे रहते अभय को हवा तक नहीं छू सकती है, तो तू किस खेत की मूली है? सभी आपस में बात करने लगे। इसकी शादी कब हुई है? अनबी ने ये बात सुन ली और टेढ़ा सा मुस्कुरा दी। नहीं हुई तो अब हो जाएगी। अनबी अपने आसपास अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी उसे कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई दी। अनबी ने उन लकड़ियों में जलती हुई माचिस की तीली डाल दी। जलती तीली लगने से सूखी लकड़ियों में आग लग गई। अनबी मुस्कुराते हुए अभय के पास आई। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखिए अभय। अभय ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अनबी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जलती हुई आग के पास आ गई। वो अभय का हाथ पकड़कर उसके इर्द गिर्द फेरे लेने लगी। जब सिंदूर भरने की बारी आई तो सिंदूर वहां था नहीं। तभी अनबी की नजर अभय की शर्ट की तरफ गई। उसमें एक रेड कलर का इंक वाला पेन था। अनबी ने अभय की जेब में से वो पेन निकाला और उसमें से इंक अपनी हथेली पर निकाल ली। अभय की हथेली को अपनी हथेली पर रखकर उस पर वो इंक लगा दी और अभय का वही हाथ उसने अपनी मांग पर रखवा लिया। अनबी की मांग अभय के हाथ से लाल इंक से भर गई। आंटी राजू दोनों खुश हो गए। धनंजय, अभय और मैं आज से, अभी से पति पत्नी हुए। मैं पूरे मन से इन्हें अपना पति मानती हूँ। इन पर मेरे सिवाय किसी का कोई हक नहीं है। आज से अनबी राठौड़ अभय की हो गई हो, और अनबी राठौड़ की चीज पर कोई नजर रखता है तो अनबी उसकी आंखें निकाल लेती है। और अभय तो मेरी धड़कन है। अगर गलती से भी कोई मुझसे मेरी धड़कन छीनने की कोशिश करेगा तो अनबी यानी मैं उसे जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। सभी बंदे अनबी राठौड़ का नाम सुनकर हक्के बक्के रह गए। अबे ये कहाँ फंस गए हम? ये तो अनबी राठौड़ है। अनबी राठौड़, और मैं जिस अनबी को जानता हूँ वो यही है, खतरनाक। धनंजय अपना सिर पीटते हुए कहने लगा। सब अनबी के हाथों से पीटकर वहां से चले गए। जेनी आंटी अनबी की तरफ देख रही थी। कौन हो तुम? जेनी आंटी अनबी की तरफ देखकर उससे पूछने लगी। आंटी, मैं आपको सब बता दूंगी पर अभी नहीं। आप मेरी जिंदगी में मेरी माँ का दर्जा रखती हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अभी सही वक्त नहीं आया है। फिलहाल मुझे अभय को बचाना है। पता नहीं कौन इनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, और अभय के मम्मी पापा, उनका भी कुछ पता नहीं है वे कहाँ हैं। कहाँ है से क्या मतलब है? आंटी हैरानी से। आंटी, वे इंडिया से बाहर कहीं नहीं गए हैं, वो इंडिया में ही हैं। तुम्हें कैसे पता? आंटी, मैंने पता करवाया है। वे लोग किसी मुसीबत में हैं, उनका ढूंढना होगा जल्द से जल्द। अनबी, तुम कैसे पता लगवाओगी? आंटी, उनके घर पर मधु के पापा को देखा गया है, वो अभय के घर में रह रहे हैं। कहीं ये सब मधु और उसके पापा ने तो नहीं किया है? पता नहीं आंटी, पर अगर ऐसा हुआ है तो वो लोग अपने बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सबसे पहले अभय के घर वालों को ढूंढना पड़ेगा। अनबी, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। तुमने सबके सामने अभय से शादी की है, पर ऐसी शादी को हमारा समाज नहीं मानेगा। अनबी मुस्कुराकर, आंटी डोंट वरी, मेरी और अभय की शादी मान्य है। वो कैसे? ये देखिए कोर्ट के पेपर्स, इनके मुताबिक अभय और मैं कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। अनबी आंटी को पेपर्स दिखाती हूँ। पर ये सब तुमने कब किया? आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने अभय से कुछ पेपर साइन करवाए थे। आंटी कुछ सोचते हुए, हाँ याद है आंटी, वो मेरे और अभय के कोर्ट मैरिज के पेपर्स थे।
आंटी मुस्कुराती हुई, अनबी तुम बहुत ही स्मार्ट हो। अब अभय और तुम पति पत्नी हो। अब तुम पूरे हक से अभय के साथ रह सकती हो। राजू अनबी को देखकर, भाभी आपकी फाइट देखकर लग रहा है जैसे आप कोई आर्मी ऑफिसर हैं। अनबी राजू की बात सुनकर मुस्कुरा दी। यही समझ लो। क्या? पर आप तो भी बहुत छोटी हैं, और आप जिस तरह से उन सबको मार रही थी उसे देखकर लग रहा था आप वेल ट्रेन्ड ऑफिसर हैं। राजू अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ दिन और बस। तुम अब से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। भाभी पर गैराज, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मन लगा कर पढ़ो। अनबी कौन थी ये कोई नहीं जानता था। अभय अनबी पति पत्नी थी, इसलिए अनबी अब अभय को ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अनबी अभय को किस कदर चाहती है, अभय इस बात से अनभिज्ञ था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, पर अभय के मम्मी पापा कहाँ हैं ये पता ना चल सका। अभय के सिर पर लगा जख्म भर रहा था, उसके सिर पर बाल भी आ गए थे। अनबी अभय की परवरिश एक छोटे बच्चे की तरह कर रही थी। रात को अभय अनबी के सीने पर अपना सिर रखकर लेटा हुआ था। अनबी मुस्कुराती हुई उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रही थी। अनबी मुझे छोटा सा बेबी चाहिए, अभय अनबी से चिपकते हुए कहने लगा। अनबी हैरान होकर अभय की तरफ देखने लगी। गोलू की मम्मी को भी हुआ है, मुझे भी चाहिए। अनबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अभय को अपनी बाहों में कस रही थी और अभय बातें करते हुए अनबी से चिपक कर सुकून की नींद सो गया। अनबी अभय को इतने करीब देखकर मुस्कुरा दी और उसने अभय के माथे को चूम लिया। अगली सुबह मधु अनबी के सामने टी कैफे में खड़ी थी। अभय अनबी की शादी हो चुकी थी। अभय अनबी को सजा सवरा देख रहा था। अभय जिस तरह से उसे देख रहा था, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बीमार है या उसके दिमाग में चोट लगी। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। अनबी बाथरूम से नहा कर निकली थी। बड़े से टॉवल में खुद को लपेटकर अपने गीले बालों को अपने हाथों से झटकते हुए आ रही थी और अभय से टकरा गई, और अभय ने उसे अपने बाहों में संभाल लिया। अनबी की कमर पर अपने हाथ लपेट दिए। अभय उसे एक टक देख रहा था। वो धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। अनबी अभय के करीब आने पर शर्मा रही थी, अपने चेहरे पर आ रहे बालों को अपने कान के पीछे कर रही थी कि तभी अभय ने एक झटके से उसे अपने गले से कसकर लगा लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, कहकर अभय ने उसके गीले बालों में अपना हाथ डालकर उसके गाल से अपना गाल सटा दिया। अभय पहली बार अनबी के करीब खुद आया था। अनबी की आंखें बंद हो गईं और अभय ने अपने होठ उसके ईयरलॉब पर रख दिए। अनबी की आंखें बंद होती चली गईं और अनबी के हाथ एकदम उसकी पीठ पर कस गए। अभय धीरे धीरे उससे सटते जा रहे थे। उसके गाल अपने होठों को फिरा रहा था। गर्म सांसों की गर्माहट दोनों को पिघला रही थी। अभय अनबी दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों में नजदीकियां हद से ज्यादा हो रही थी। ऐसे में एक दूसरे से अलग होना नामुमकिन था। ना चाहते हुए अभय की उंगलियां उसकी गर्दन से फिरती हुई उसके लबों पर चली गई। अभय को एक कोमल नरम एहसास की अनुभूति हुई। अनबी जो शुरू से ही अभय को चाहती थी, वो अभय को टूटकर प्यार करना चाहती थी, पर दोनों में कोई रिश्ता नहीं था। पर अब दोनों पति पत्नी थी, इसलिए दोनों का एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना नामुमकिन सा हो गया था। इतने करीब आकर पीछे मुड़ना नहीं चाहते थे दोनों, इसलिए दोनों ने अपने लबों के बीच की दूरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। खुशनुमा एहसास से गुजर रहे थे दोनों। जब दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से उलझ रही थी, एक दूसरे के बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए दोनों एक दूसरे को अपने करीब, बेहद करीब कर रहे थे। इतने करीब कि दोनों के बीच हवा आने जाने तक का भी रास्ता न छोड़ा दोनों ने। तभी अनबी को झटका सा लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो अभय उसके बेहद करीब था। उसके सीने पर अपना सिर रखकर सुकून से सो रहा था। उसकी नजर अभय पर गई, जो उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसे कसकर पकड़कर सो रहा था। अनबी उसे देखकर मुस्कुरा दी, उसके माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। आप मेरे लिए क्या हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में दो आदमी हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पापा आदित्य राठौर और आप दोनों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके साथ अपनी आखिरी सांस तक रहना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी दुनिया ही बदल गई है। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, आपको खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। मेरी पहचान क्या है मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। मैं बस आपके नाम अपनी जिंदगी कर देना चाहती हूँ। अभय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अभय पागल नहीं था और ना ही वो दिमागी तौर पर बीमार था। वो बस इस वक्त बेहद कमजोर था, जो अपने लिए लड़ नहीं पा रहा था। अनवी, अभय ने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया। अनवी मुस्कुराते हुए, हाँ तुम मेरी गोद में सिर रख लो,
तुम बहुत थक जाती हो, अभय उठते हुए। अनबी अभय की बात सुनकर मुस्कुरा दी। अभय बेड के किनारे से सिर लगाकर बैठ गया। अनबी अभय की गोद में सिर रखने लगी तो अभय ने उसे अपनी गोद में खींच लिया, उसके सर को अपने सीने पर रख लिया, उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसको खुद में भींच लिया। अनबी की अभय के करीब रहकर पुरसकून मिल रहा था। उसने अभय के सीने में खुद को छुपा लिया। दोनों पुरसकून से सो गए, पर धनंजय की नींद अनबी ने उड़ा दी थी। दोनों की उम्र ज्यादा नहीं थी। धनंजय अनबी से पटकनी खाकर गुस्से से उबल रहा था। उस अदना सी लड़की ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, उसे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे धनंजय। तुम अच्छे से जानते हो वो कौन है, और उसने अकेले ही उसके साम्राज्य को भारत के नक्शे से निकालकर बाहर फेंक दिया है। धनंजय के कानों में एक आवाज गूंजी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। मैं उसकी जिंदगी बिगाड़ दूंगा। धनंजय के सामने एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र ठीक ठाक थी, दिखने में भी ठीक ठाक था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनसे हाथ मिला ले, उसे तोड़ना है तो उसकी सांसें उससे छीन ले। धनंजय हैरानी से उसकी ओर देखकर, धनपत सीधे सीधे बोल। धनपत जहरीली हंसी हंसते हुए, अभय उसकी सांसों से जुड़ा हुआ है और उसकी सांसें अभय की सांसों से। उन लोगों से बात कर और ये किस्सा खत्म कर, वो भी अनबी की वजह से बहुत बौखलाए हुए हैं। धनंजय के चेहरे के भाव बदल गए। वो हंसने लगा। उस मैना की जान उसके तोते में है, और मैं उसके तोते की मुंडी हुए मरोड़ दूंगा। धनंजय गुस्से से उबलते हुए कहने लगा। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अनबी अभय एक दूसरे के करीब आ रहे। अभय धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पर उतना नहीं। पर अभय अनबी को प्यार करता है, अभय ये बात जान गया था। अभय के गैराज में अनबी खुद गाड़ियां ठीक करती थी। राजू उसके साथ था। अनबी अभय को हर काम से दूर रखती थी, पर अभय हमेशा उसके आसपास घूमते रहता। अनबी गाड़ी के नीचे घुसी थी। तभी उसे किसी ने एनी कहकर पुकारा तो वो फौरन गाड़ी के नीचे से बाहर निकल आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो कृष्णा? मुझे आना पड़ा। अनबी ने अपने हाथों को पोंछते हुए उसे गहरी नजरों से देखा। ऐसा भी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम यहाँ पहुंच गई? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी जान को खतरा है। वो लोग तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने दो। सूंघते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो वापस चार कंधों पर ही जाएंगे। अनबी टेढ़ा सा मुस्कुराकर बोली। पागल मत बनो, अभय के बारे में सोचो। वो तुमसे बदला लेने के लिए अभय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुप, एकदम चुप। अनबी गुस्से से चीखी। अनबी से अभय को दूर करने की ताकत स्वयं भगवान भी नहीं है। पागल लड़की, उन लोगों को इसी शहर में देखा गया, समझ रही हो? कृष्णा मेरे रहते वो अभय की परछाई को भी छू नहीं पाएंगे। बहुत शौक है ना मुझसे मिलने का, तो उन्हें संदेशा भिजवा देना। अनबी, अभय राणा उनका इंतजार कर रही है, मैं यही हूँ। अनवी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। उसके कुछ पैसों के भूखे लालची रिश्तेदारों ने उसके माँ बाप को मार दिया। अनवी का अपने पापा से बहुत गहरा लगाव था। वो रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल थी। उन्होंने अनवी को बचपन से हर बुरे हालात से लड़ने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया था। अनवी हर बुरे हालात से सामना करने में सक्षम थी। उसके माँ बाप को उसके सामने मौत के घाट उतार दिया था, और अनवी ने उनके घर में घुसकर उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उसके माँ बाप को उससे छीन लिया था। उन्हीं के परिवार के कुछ सदस्य अनबी की खुशियों में फिर से सेंध लगाने के लिए तैयार थे। अभय अनबी की जिंदगी बन चुका था। उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी। अनबी के दुश्मनों की नजर उसके अभय पर थी। अभय धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। वो अनबी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगा था। खुद ही अपना गैराज का काम देखने लगा। अभय अनबी को प्यार करता था, उसे प्यार से निहारता था। दोनों के बीच रोमांटिक मूवमेंट्स कभी बन नहीं पाई। अनबी ने खुद को हर हालात से लड़ने के लिए तैयार कर लिया था। राजू जो अभय की जान था, उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया, जबकि वो जाना नहीं चाहता था। वो रोते बिलखते हुए अनबी अभय के गले से लगकर खूब रोया। फिर वो पढ़ने के लिए विदेश चला गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अनबी सब कुछ ठीक करने में लगी हुई थी। अभय भी उसका साथ देता। अनबी को इतना मजबूत देखकर खुश होता। अभय के माँ बाप जो गायब थे, उनका पता करवाया तो पता चला उन्हें मधु के पापा ने मरवा दिया था। उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर उनके पैसों पर ऐश कर रहा था। ये बात जब अभय को पता चली, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बच्चों की तरह बिलख पड़ा। अनबी ने अभय को अपनी बाहों में समेट लिया। अभय ने रोते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। वो रो रहा था। अनबी अभय को लेकर बेड पर आकर लेट गई। अभय अनबी के सीने पर अपना सिर रखकर लेटा हुआ था। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमा रही थी।
तभी अभय ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अनबी की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। अनबी के हाथ एकदम से अभय की पीठ पर कस गए। अभय के होठ धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिरने लगे, उसके चेहरे पर उसके होठ फिरने लगे। उसने अनबी के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे को गहराई से चूमने लगे। दोनों ने तड़प कर एक दूसरे को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों एक दूसरे के करीब कभी नहीं आए थे। दोनों त्वचा जब एक दूसरे के संपर्क में आई तो दोनों को करंट लगा। कुछ ही सेकंड में अनबी अभय दो से एक हो गए। अनबी अभय के ऊपर लेटी हुई थी। सुकून उसके चेहरे पर नूर बरसा रहा था। अभय के हाथ होठ रुके नहीं थे। लंबी जुदाई के बाद दोनों मिले थे। एक दूसरे को टूटकर प्यार करना लाजमी था। अनबी ने भी अभय को सारे हक दे दिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अनबी अभय के करीब आई और उसके गालों को, चेहरे को चूमने लगी। दिन जैसे जैसे बीत रहे थे, दोनों को एक दूसरे से हद से ज्यादा मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हर हद पार कर जाती है तब कयामत होती है। इधर धनंजय मधु के पापा और अनबी के दुश्मन एक हो गए थे। अनबी अभय दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे थे। सुनसान रास्ते पर दोनों की गाड़ी खराब हो गई। अनबी अभय की गाड़ी सुनसान रास्ते पर चलते चलते अचानक से खराब हो गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर गाड़ी से बाहर निकल आए। अभय ने गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी के चारों टायर पंचर थे। एक अनजाने डर ने दोनों को घेर लिया। अभय ने अनबी को अपनी तरफ खींचा और अपने सीने में भेज लिया। अनबी ने भी अभय को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ कर खड़ी थी। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, पर दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इतनी तेजी से कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों की धमक को साफ साफ सुन रहे थे। दोनों वहां से नहीं हिले, दोनों वहां से कहीं भागे भी नहीं। अनबी अभय के सीने में अपना चेहरा छुपा रही थी। अभय ने अनबी के बालों को सहलाया और फिर उन्हें चूम लिया। तभी 3-4 गाड़ियां वहां पहुंच गई। अभय अनबी ने एक दूसरे को और भी कसकर पकड़ लिया। डरना मत, हम दोनों मिलकर इनका सामना करेंगे। अभय अनबी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर उससे कहने लगा। अनबी अभय के गाल पर अपना हाथ रखकर, हम दोनों साथ हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अभय ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों को चूम लिया। हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे। तुम दोनों अब स्वर्ग में जाकर गुफ्तगू करना। बहुत जिंदगी जी ली तुमने। अनबी अभय एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर उनके सामने पूरी टसन के साथ आकर खड़े हो गए और उन सबको देखकर दोनों टेढ़ा सा मुस्कुरा दिए। अनबी अभय की ओर देखकर, अभय ये हमारी स्वर्ग की टिकट काटने आए हैं, पर इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अभय ने अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठते हुए अनबी को अपने पास खींच लिया। उसके पीछे से उसके गले में अपनी बाहें डालकर अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। हमें स्वर्ग मिल जाएगा, पर इन सबको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इन सबके बम्प पर लात मारकर इन सबको वहां से निकाल दिया जाएगा। मधु का पिता गुस्से से, ज्यादा बकवास मत कर, बहुत अकड़ है ना तुम दोनों में, कहकर अपनी गन निकाल कर दोनों पर तान दी। तेरी वजह से मेरी बेटी बहुत रोई है, गिन गिन कर बदले लूंगा मैं इस अनबी से, वो अपने दांतों को भींचते हुए कहने लगा। अभय अनबी के होठों पर से मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। धनंजय गुस्से से, देख क्या रहा मनोहर, उतार दे पूरी की पूरी गोलियां इनके सीने में, बहुत आग है दोनों में। अभय उनको गुस्से से देखकर हंसते हुए कहने लगा, तुम सब अपने हाथों में बंदूकें पकड़कर हम निहत्तों को डरा रहे हो। दम है तो बिना बंदूकों के हमसे मुकाबला करो, फिर पता चलेगा किसके गुर्दे में कितना दम है। नरेश गुस्से से लाल होकर, आजा देखते हैं तेरे गुर्दे में कितना दम है। वो अपनी शर्ट की आस्तीनों को चढ़ाते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए अभय के पास आने लगा तो अभय ने एक हाई जंप लगाया और एक जोरदार लात उसके मुंह पर जमा दी। नरेश वहीं ढेर हो गया। नरेश का बेहाल हाल देखकर सभी के चेहरे गुस्से से लाल होने लगे। मुनींद्र गुस्से से लाल होकर, इन्हें जिंदा मत छोड़ना आप, इस अनबी ने हमारे घर में घुसकर हमारे परिवार वालों को खत्म किया है, इसे भी मौत के घाट उतार दो। अनबी अभय एक दूसरे की ओर देखने लगे और दोनों उन सबसे मिल गए। कुछ ही देर में अभय अनबी ने सबको धूल चटा दी। धनंजय, नरेश, मुनींद्र, पुनीत, मधु का पिता सब चित पड़े हुए थे। अनबी अभय लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। एक दूसरे को देखकर फिर एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में कसकर भरा हुआ था और अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद गोली चलने की आवाज आई तो दोनों ने एकदम से अपनी आंखें खोली। सभी उन्हें घेर कर खड़ी थी।
दोनों पर गोलियों की बौछार कर दी सबने मिलकर। दोनों ने एक दूसरे को खुद में पूरी तरह भींच दिया। दोनों खून से पूरी तरह से सन गए। दोनों की आंखें बंद हो रही थी, आंखें लाल और आंसुओं से भरने लगी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में इस कदर भर लिया कि दोनों दो नहीं एक ही नजर आने लगे। दोनों के शरीर ढीले पड़ने लगे तो दोनों ने एक दूसरे के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर एक दूसरे को एक दूसरे की कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभय अनबी को दर्द के मारे उसकी आंखें मीचते हुए देखकर, बहुत दर्द हो रहा है? अनबी अभय के सीने पर अपना सिर रखकर ना में सिर हिलाते हुए अनबी अभय की पकड़ से नीचे फिसलने लगी तो अभय ने उसको उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया और अनबी ने उसकी शर्ट की कॉलर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। दोनों को एहसास था कि दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, पर इस बात की खुशी भी थी कि दोनों एक दूसरे की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेंगे। अनबी अभय की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर, हम फिर मिलेंगे ना? अभय ने अपना चेहरा थोड़ा नीचे झुकाकर अपने लब उसके अधरों के पास ले जाकर, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे हम, पर मुझे पहचान जाना अनबी, कहकर उसके अधरों पर अभय ने अपने लबों को सजा दिया। दर्द भरी सिसकियां दोनों ले रहे थे हर सांस के साथ, पर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था दोनों को। दोनों बस एक दूसरे के लबों को आखिरी बार पूरी शिद्दत से चूम रहे थे। धनंजय, बहुत गहरा प्यार है दोनों का। दोनों के चेहरे पर मौत का डर दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों को एक दूसरे से अलग कर, फिर मरेंगे एक झटके से दोनों, नरेन गुस्से से कहने लगा। धनंजय गुस्से से दोनों के पास गया और दोनों को एक दूसरे से जैसे ही खींचकर अलग किया, दोनों की सांसें उखड़ने लगी। धनंजय ने अनबी को अभय से दूर धकेल दिया। नरेश अनबी को खींचते हुए एक ओर ले गया और मुनिंद अभय को। दोनों एक दूसरे को पुकारने लगे। दोनों एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर रोने लगे। अनबी सड़क पर गिर गई और तड़पने लगे। पुनीत अनबी के हाथ पर अपना पैर रखकर उसकी हथेली को मसलने लगा। अभय अनबी का तड़पना नहीं देख पा रहा था। पुनीत को गुस्से से देखा, फिर अपने पास रखी गन उठा ली और मुनिंद, पुनीत, नरेश, मधु के पिता और धनंजय पर गोलियां बरसा दी। पांचों कुछ नहीं कर पाए और वहीं पर ढेर हो गए। अभय लड़खड़ाते हुए कदमों से अनबी के पास जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। हद से ज्यादा मोहब्बत है मुझे तुमसे, आई लव यू टू मच, कहकर अनबी को पागलों की तरह चूमने लगा और आखिर में अपने लब उसके अधरों पर रख दिए। दोनों ने आखिरी सांस ली, जो दोनों की आखिरी सांस में जा मिली फिर से नया अध्याय लिखने के लिए, जिसमें फिर से मिलने की तड़प थी। अभय अनबी को लेकर नीचे गिर गया। अनबी अभय के ऊपर गिर गई और उसके अधर उसके लबों पर थे। दोनों की रूहें एक हो गई। दोनों इस बेरहम दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, फिर से मिलने के लिए। कुछ घंटों बाद ये बात आग की तरह फैल गई और ये बात जब जेनी आंटी को पता चली तो वो सदमे में आ गई। जेनी आंटी ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और मौत से पहले वो भी पंचतत्व में विलीन हो गई। राजू हर बात से अनभिज्ञ था। उसे जब तक खबर मिली तब तक दोनों पंचतत्व में विलीन हो चुके थे। टी कैफे में काम करने वालों ने आंटी अभय अनबी की अंतिम यात्रा का सारा इंतजाम किया। अनबी अभय दोनों एक साथ एक ही सैया पर लेटाकर मुखाग्नि दी गई। अनबी को दुल्हन की तरह सजाया गया। दोनों एक दूसरे की बाहों में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। राजू, जो दोनों को आखिरी वक्त में देख ना पाया, वो सदमे में आ गया। उसके लिए अभय अनबी उसके माता पिता के बराबर थे, पर राजू आज अकेला हो गया। वो उस जगह जाकर जोर जोर से रोया जहां दोनों का अंतिम संस्कार किया गया था। राजू रो रो कर अभय अनबी को पुकारने लगा। राजू छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसके आंसू पोंछने वाला अब कोई नहीं था। राजू का दर्द बहुत गहरा था, पर उसका कोई इलाज नहीं था। राजू, मैं तुम्हें अपने पापा का नाम देती हूँ। अब से तुम आदित्य अभयराज से जाने जाओगे। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। तुम में मुझे वही दिखाई देते हैं। तुम बहुत बड़े आदमी बनना और साथ में एक अच्छे इंसान बनना, सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना। राजू, तू मेरा भाई है। मैं कहीं भी रहूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। राजू के कानों में अनबी अभय की कई बातें गूंज रही थी। वो रोते हुए ढीले कदमों से वहां से उठा और फिर रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अनबी और अभय की कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर
मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। थैंक यू।